कीजिए प्लीज। काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन प्लीज। और मैं 1 सेकंड में कर रही कुंद वीडियो ऑन करो। सर 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 मेरा मैं वो कॉलेज में हूँ। ओ कुंजी मैडम। सर मेरा एक्चुअली एग्जाम थोड़ा डिले हो गया था, तो मैं घर ही जा रही हूँ। तो मैं ट्रैवल में हूँ थोड़ा। जो लोग कर सकते हैं उनको डेफिनेटली करना चाहिए। जो कोई अनवांटेड सिचुएशन में है उनको अभी के लिए एक्सक्यूज है, पर ये एक्सक्यूज रोज मत लेना। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम डिले हो जाता है यार, जोरदार बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट, हम लोग ने कल ये वाला सेगमेंट देखना लास्ट चालू कर दिया था। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड एंड लीगल प्रोसीडिंग्स। इसमें एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वाला पार्ट पूरा कर लिया था अपन ने। ठीक है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वाला पार्ट समझ लिया था। क्या क्या बताया था मैंने इसमें आपको? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स में सबसे पहला पार्ट बताया था दैट कि सर है ना, पर्टिकुलर आप किसी को दूसरी पार्टी के खिलाफ एग्रीमेंट के थ्रू कोर्ट में जाने से रोक रहे हैं, सर दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, हेंस इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, नहीं रोक सकते आप। आपने यदि लिमिटेशन एक्ट का पीरियड कट शॉर्ट कर दिया है, 3 साल है कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उसके लिए आपने कर दिया 6 महीने के अंदर कर देना, सर दिस इज वॉइड एग्रीमेंट बिकॉज इट इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सर आपने ज्यूरिसडिक्शन रिलेटेड कोई एग्रीमेंट बनाया है, सर दैट इज नॉट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये करना बिल्कुल अलाउड है, ये करना बिल्कुल अलाउड है। ज्यूरिसडिक्शन आप लोग पार्टीज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, वो कभी भी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं होगा। सर आर्बिट्रेशन क्लॉज में दो एस्पेक्ट से देखना होता है। आर्बिट्रेशन क्या होता है ये अपन ने समझ लिया सर। आउट ऑफ द कोर्ट एक आर्बिट्रेटर बैठता है, दोनों पार्टीज को सुनता है और अपना डिसीजन देता है, और आर्बिट्रेटर की का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है पार्टीज पे। पार्टी ये नहीं बोल सकती मेरे खिलाफ डिसीजन दिया मैं नहीं मानूंगी, बिल्कुल वो फाइनल और बाइंडिंग होता है पार्टीज पे। ठीक है, दो तरीके से देखना है। यदि ऐसा लिख दे कोई भी पार्टी कोर्ट जाए उससे पहले उसको आर्बिट्रेशन में अपने को केस को सॉल्व करना है, तो क्या ये वाजिब बात है? सर बिल्कुल वाजिब बात है। ये कोई एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि ऐसा लिख दें कि है ना, आर्बिट्रेटर के डिसीजन के खिलाफ कोई भी कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता, सर ये गलत बात है। दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। और यदि कुछ ऐसा लिख दें कि सर लोअर कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तो ये गलत बात है। दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, हेंस वॉइड एग्रीमेंट। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स अपन ने पढ़ लिए थे, मतलब समझ लिए थे। आज इनको अपन पढ़ना चालू करते हैं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स को। आइए, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स पढ़ना चालू करो भाई। कहाँ कौन आ गया? या दक्ष अग्रवाल आप पढ़ेंगे हमारे लिए? हाँ सर। सर अग्रीमेंट restricting informs अच्छा agreements and restraint of legal proceedings. According to section 28, the following agreements amount to restraint of legal proceedings and thus void to the extent. एंड दस A. वॉइड टू दैट एक्सटेंट का मतलब हो जाता है कि सर पूरा एग्रीमेंट खराब नहीं होगा, केवल ये जो एक लाइन लिखी हुई है ना जो आपके ऊपर लीगल रिस्ट्रेंट डाल रही है, वो उतना सा नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। Yeah, agreements restricting enforcement of right. An agreement by which any party is restricted absolutely from enforcing his legal rights under or in respect of any contract is void to that extent. एब्सोल्युटली, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बोलते हैं, मतलब आपस में क्या एग्रीमेंट बना रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में यदि किसी भी पार्टी को दूसरे के खिलाफ कोई प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट नहीं जा सकता। एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्ट कर दिया, गलत है। ठीक है, तो एग्जाम्पल वही है जो है नोट नंबर 1। Where two courts have jurisdiction to try a suit, an agreement between the parties that has suit should be filed in one of those courts alone and not in the other, in not invalid.
इज नॉट इनवैलिड, इट इज नॉट इनवैलिड। कहने का मतलब कि सर ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से यदि पार्टीज आपस में कोई मतलब कोई डिसीजन लेती हैं, कोर्ट्स इन महाराष्ट्र या कोर्ट इन गुजरात विल हैव द ज्यूरिसडिक्शन। सर ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है। कहां से आया? केस का नाम याद रखना, मिल्टन एंड कंपनी वर्सेस ओझा ऑटोमोबाइल कंपनी। मिल्टन एंड कंपनी वर्सेस ओझा ऑटोमोबाइल कंपनी से ये बात आई है। ज्यूरिसडिक्शन पार्टीज अपने हिसाब से ट्राई कर सकती है। नोट नंबर 2 पढ़ भाई, रेफरिंग डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। A contract by which the parties agree that any dispute between them shall be referred to arbitration and that only the amount decided in the arbitration shall be recovered is a valid contract. शैल बी रिकवरेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट जहां पर पार्टीज ये डिसाइड करती है कि हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो हम उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट द ओनली द अमाउंट डिसाइडेड इन दैट आर्बिट्रेशन शैल बी रिकवरेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। की जो आर्बिट्रेशन में अमाउंट डिसाइड होगा वो ही रिकवरेबल होगा, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। अब इसमें एक बात बतानी रह गई है, ठीक है, ये लास्ट लाइन से रिलेटेड, एंड दैट ओनली द अमाउंट डिसाइडेड इन द आर्बिट्रेशन शैल बी रिकवरेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि सर कोर्ट में जाने से पहले आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू हम लोग मैटर सॉल्व करेंगे। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्बिट्रेशन के डिसीजन के खिलाफ आप दूसरे कोर्ट्स को भी अप्रोच कर सकते हो, ये भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तीसरी बात जो लास्ट लाइन उसमें लिखी हुई थी वो क्या थी कि सर आर्बिट्रेशन में जो डिसीजन फाइनल हुआ, जितना उसने मॉनेट्रिकल अवार्ड दिया है दो पार्टीज के बीच में, कोई डिस्प्यूट हो गया तो एक्स को वाई के खिलाफ मॉनेट्रिकल अवार्ड देने की बात करें कि आप इस पार्टी को 5 लाख रुपए देंगे, ऐसा किसने डिसाइड किया? कि सर आर्बिट्रेटर ने ऐसा डिसाइड किया। ये पार्टीज ने ऐसा लिखा कि आर्बिट्रेटर के डिसीजन के खिलाफ जिस भी पार्टी को डिससेटिस्फैक्शन है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकती है, वो कोर्ट को अप्रोच कर सकती है। ठीक है, लेकिन आर्बिट्रेटर ने जो फाइनल मॉनेट्रिकल अवार्ड दिया है उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा, वो मैक्सिमम लिमिट होगी। क्या ये बात सही होगी? सर ये बात सही होगी, ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोल दिया कि कोर्ट में भी अमाउंट कम हो सकता है, मैक्सिमम जो आर्बिट्रेटर ने दिया है उतना ही रहेगा। क्या ये सही होगा? सर ये सही होगा यदि आपने अपने एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है, ये सही बात हो सकती है। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, सो ओनली द अमाउंट डिसाइडेड इन दैट आर्बिट्रेशन शैल बी रिकवरेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड। But right to challenge the arbitration award further in court of law cannot be excluded by the agreement. आप आर्बिट्रेटर के डिसीजन को चैलेंज नहीं करोगे किसी कोर्ट में, ये नहीं हो सकता है, गलत बात है। इट विल बी एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। पॉइंट नंबर बी, Agreements limiting the period of limitation. An agreement which limits the time within which an action may be brought so as to make it shorter than that prescribed by the law of limitation is void because its object is to defeat the provisions of law. एग्रीमेंट लिमिटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन एक्ट ने दिया, इंडियन लिमिटेशन एक्ट ने 3 साल का पीरियड, आपने कर दिया 6 महीने में पहुंचना है, नहीं पहुंचे तो ये टाइम बार्ड हो जाएगा ना, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं क्या कि 3 साल का पीरियड था, 3 साल के अंदर अंदर पार्टीज ने इसको शॉर्ट कर दिया, ऐसा करके बाकायदा क्वेश्चन आए हुए हैं। या फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आप 3 साल के अंदर अंदर नहीं पहुंचे अब तो वो डेट कैसा बन जाएगा? सर वो टाइम बार्ड डेट बन जाएगा, टाइम बार्ड डेट बन जाएगा तो अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। दिमाग लगाना पड़ेगा आपको उस तरफ जब कभी भी ऐसी सिचुएशंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो ये अपन ने कर लिया एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, पूरा कर लिया। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कर लिया, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स कर लिया। अब हम तीसरा करेंगे, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो किसी को काम धंधा करने से रोकते हैं वो गलत एग्रीमेंट्स होते हैं। कुछ इसमें
एक्सेप्शंस भी हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। देखो कंसेप्ट कहां से आ रहा है मैं आपको बताता हूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19(1)(g) है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो सेक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सेक्शंस नहीं बोल के आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेक्शंस है, आर्टिकल 19(1)(g) क्या बोलता है सर, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स दिया है इस आर्टिकल ने हर इंडिविजुअल को, हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स दिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब होता है तुम भारत में, तुम भारत के नागरिक हो, तुम भारत में कहीं पर भी जाकर जो भी सही धंधा है, काम धंधा है, ट्रेड है, कॉमर्स है, वो कर सकते हो। ये राइट आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स। ये हर इंडिविजुअल का, हर सिटीजन का राइट है। क्या ये बात समझ में आ गई, यस और नो? तो अभी मान लो दक्ष अग्रवाल मुंबई का वासी है, लेकिन ये जाके और गुजरात में कोई काम धंधा करना चाहता है लीगल वे में एकदम, तो क्या इसको रोका जा सकता है? नहीं सर, कोई इसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो ये क्या करेगा, आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सहारा लेगा और बोलेगा मेरे पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है एज पर माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो मैं कहीं भी धंधा कर सकता हूँ। क्या ये दिमाग में, बुद्धि में बात बैठ गई? यस सर। थोड़े टाइम पहले क्या हो रहा था, आज से मैं 10-15 साल पहले की बात बताता हूँ आपको, जस्ट आपके नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ, इसको पॉलिटिकली मत लेना कोई भी। मुंबई में है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ पड़ा है यार। आप सब तो मुंबई में ही रहते हो, आप सबको ध्यान है कि सर इतनी भीड़ है कि कई बार तो खुद पे फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है कि लोकल ट्रेन में कैसे चढ़े, कहाँ उतरे, ठीक है। बसेस में इतनी भीड़, सड़कों पे इतना जैम लगा रहता है कि ड्राइविंग अ कार ऑन अ वीकेंड इज अ सॉर्ट ऑफ, क्या कहते हैं, एक तरीके की सजा है, ठीक है, गाड़ियों की इतनी भीड़ रहती है। तो सर एक वो अपने ठाकरे फैमिली से एक राज ठाकरे करके हुआ करते थे, उन्होंने बाहर से आने वालों पर डंडे लगाने चालू कर दिए कि भीड़ बहुत हो रही है। तो हर जने ने क्या साइड किया, आर्टिकल 19(1)(g) के अनुसार हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम इंडिया में जाके कहीं भी कोई भी लीगल काम कर सकते हैं, आप हमें रोक नहीं सकते हैं। ये उधर एक रेफरेंस आया था, ठीक है सर। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस आर्टिकल को अदरवाइज रेफर करते रहे कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं कोई भी ट्रेड कॉमर्स कर सकता हूं, तो मैं तो गुजरात में जाके, मैं तो राजस्थान में जाके ओपीएम का कारोबार करूंगा, अफीम खरीदूंगा और बेचूंगा, क्योंकि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कोई भी चीज में ट्रेड और कॉमर्स करने का। अरे तुमको कानून के दायरे में रहकर काम करना है, ये राइट आपको कानूनी दायरे के अंदर मिलता है। आप कहोगे मैं तो स्मगलिंग करूंगा क्योंकि ये मेरा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। कानून के दायरे के अंदर आपको ये राइट मिला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? नहीं तो कल को हमारा नमित बोलेगा कि, नमित कहां पर है, यस सर। सुन रहा है? ठीक है, कल को हमारा नमित बोलेगा मुझे पूरे इंडिया में फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मिला हुआ है, ये मुंबई की मेन सड़क है, ठीक है, मैं इस सड़क के बीच में खड़े होकर ठेला लगा के सामान बेचूंगा, भले ही गाड़ियों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये इंडिया में ही आती है ये सड़क, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है तो मैं इंडिया में बीच में ही खड़े होके सामान बेचूंगा इस सड़क पे। अरे फ्रीडम है तेरे को, लेकिन ऐसी फ्रीडम नहीं है जो कानून के दायरे के बीच में तू अड़ंगा डाल के कर लेगा, ठीक है। तो इस फ्रीडम को कानून के दायरे के अंदर देखना होता है। तो सर यदि आप कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं किसी के साथ में जिससे आपको काम धंधा करने से रोका जा रहा है, तो वो कैसा एग्रीमेंट होगा? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होगा। काम धंधा से करने से रोकने वाला एग्रीमेंट कैसा होगा? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होगा। सर वो किसके अगेंस्ट है? आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है। तो सर ये कैसा एग्रीमेंट होगा? सर ये वॉइड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट है। क्या ये बेसिक रूल समझ में आ गया? कोई भी एग्रीमेंट जो आपको काम धंधा करने से रोकता है वो वॉइड एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, बेसिक रूल। लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। कैसे कैसे एक्सेप्शंस है सर? दो कैटेगरी में है।
exceptions under statutory provisions and exceptions under judicial interpretations. Statutory provisions means खुद कानून में प्रोविजंस दिए हुए हैं कि आपको यहाँ यहाँ इस जगह पे काम धंधा करने से रोका जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो उस जगह जरूरी होता है आपको काम धंधा करने से रोकने के लिए, तो वो फिर मानने पड़ेंगे आपको, वो काम धंधा आप नहीं कर सकते। सो एग्रीमेंट्स अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जहां पर कानून में ही प्रोविजंस दिए हुए हैं आपको काम धंधा करने से रोकने के लिए, और एग्रीमेंट अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जहां पर कानून में नहीं लेकिन जजेस ने केस लॉ के थ्रू किसी कानून को इंटरप्रेट करके काम धंधा करने से रोकने का डिसीजन दिया था। तो फिर ये दो एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस टू द रूल दैट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। रूल क्या है? कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को काम धंधा करने से रोकता हो वो वॉइड है। इसके एक्सेप्शंस इन दो कैटेगरीज में पढ़ने हैं। तुमको बेसिक थीम समझ में आ गई? क्या होता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आ रहा है। कोई भी किसी को भी काम धंधा करने से रोक रहा है तो वो वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ जाता है। और इसका एक्सेप्शन है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा सर? डायरेक्टली भी आ सकता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को लेके, सर एक्सेप्शंस पे भी आ सकता है, स्टेट द एक्सेप्शंस टू द रूल दैट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। सर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई केस स्टडी बेस्ड दे दी एक्सेप्शन के ऊपर, उसके ऊपर बोल दिया कि बताइए इसमें क्या होगा। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वाला, ठीक है। मैरिज वाला इतना नहीं आता है, पर आ जाए तब आपको मैरिज वाला कल हमको नमित, और ये लो ब्लैंक चेक 50 लाख रुपए का, ठीक है, जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ, उससे सारे एग्जाम्पल से आपको एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज याद रह जाएगा। आइए, तो बेसिक थीम अपन ने पढ़ लिया, अब इसको पढ़ के और एक्सेप्शंस करना स्टार्ट करेंगे। पढ़ना स्टार्ट कर भी दक्ष अग्रवाल। According to Section 27 of Indian Contract Act 1872, every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade, or business of any kind is to that extent void. क्या बोल रहा है? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो दो जन के बीच में बना है जो किसी को रोकता है फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ए लॉफुल ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस, जो आर्टिकल 19(1) है ना, वो तीनों पे लगता है, प्रोफेशन पे, ट्रेड, बिजनेस सब कवर हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो वो जो किसी को लॉफुली ऐसा काम धंधा करने से रोक रहा है ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीका का, लॉफुल प्रोफेशन, अनलॉफुल नहीं, लॉफुल प्रोफेशन ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंड वॉइड, तो फिर वो उतना हद तक वॉइड एग्रीमेंट होगा, आपको काम धंधा करने के से रोकने का एग्रीमेंट टू दैट एक्सटेंट वॉइड होगा। दिस इज बिकॉज 19(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्ड्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एज अ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, देयरफॉर नो एग्रीमेंट कैन डिप्राइव और रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग सच अ राइट। ऐसा राइट एक्सरसाइज करने से कोई एग्रीमेंट उसको रोक नहीं सकता, ठीक है। क्या ये बेसिक थीम पता पड़ गया? यस सर। ओनस ऑफ प्रूफ, प्रूफ किसको करना है? पढ़ भाई। Onus of proof. When an agreement is challenged on the grounds of its being in restraint of trade, the party supporting the contract must show that the restraint is reasonably necessary to protect his interests, and the party challenging the contract must show that the restraint is injurious to the public. देखो, इसमें क्लियरली नहीं बोला है कि ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे है, इसमें बस बात को घुमा दिया गया है कि सर कोई एग्रीमेंट को यदि चैलेंज किया जाता है इस बात पे कि वो तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, हमको काम धंधा करने से रोक रहा है, तो सर जो सपोर्ट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को उसे ये बोलना चाहिए कि, या मतलब जो सपोर्ट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट शो रिस्ट्रेंट इज रीजनेबली नेसेसरी, उसको ये दिखाना चाहिए कि यदि ये रिस्ट्रेंट, ये रेस्ट्रिक्शन इसको काम धंधा करने से नहीं लगाया तो फिर मेरे इंटरेस्ट खराब हो जाएंगे, ठीक है। और जो पार्टी चैलेंज कर रही है उन रिस्ट्रेंट्स को, उसको क्या शो करना है कि ये रिस्ट्रेंट फर्जी है, ये पब्लिक के लिए इंजूरियस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि है ना, मार्केट में यदि दो ही जन हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, जो एक पर्टिकुलर तरीके का इंडिया गेट बासमती राइस बेचते हैं, सबने देखा ही होगा कभी ना कभी, मार्केट में मम्मी पापा के साथ में गए होंगे, चावल खरीदा होगा, इंडिया गेट बासमती राइस बेचने वाले
उस पर्टिकुलर स्टेट में दो ही जन थे, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने आपस में एग्रीमेंट बनाया। क्या एग्रीमेंट बनाया? मैं तेरे को हर महीने 1 लाख रुपए दूंगा, तू ये इंडिया गेट बासमती राइस को इंडिया में, मतलब ये महाराष्ट्र में बेचना छोड़ दे। तो सर ये एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट हुआ? एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज हुआ या नहीं हुआ? मोनोपोली बन जाएगी इससे, किसकी? मिस्टर एक्स की। तो सर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो सर आपको दो तरीके से इसको आंसर करना है एग्जाम में। पहला तरीका तो आंसर करने का पहला रूट तो होगा, दिस इज एन एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, एंड एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। याद करो लास्ट चैप्टर, agreement for creation of monopoly is against the public policy, hence it is not having lawful object, hence it is void agreement। एक तो आंसर में ये चीज कैप्चर होनी चाहिए। दूसरी आंसर में क्या चीज कैप्चर होनी चाहिए कि सर कोई भी काम धंधा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को काम धंधा करने से रोकता हो इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, hence it is a void agreement। काम धंधा करने से मिस्टर वाई को रोक दिया ना इसने, तो इट इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, हेंस इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। दोनों तरीके से कर देना, आंसर मजा ही आ जाएगा। एग्जामिनर सोचेगा नंबर काटूं तो कहाँ काटूं, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ पुराना रिवाइज करो, अपने आप वो सिचुएशन भी यहाँ पर फिक्स हुई। एक पर्टिकुलर, मान लो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में यदि सिचुएशन हो गई है, तुम क्या सोचते हो केवल एक एक्ट से ही उसके ऊपर धाराएं लगेंगी कोर्ट में जब केस जाएगा तब? सर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी लगे, हो सकता है कंपनीज एक्ट से भी लग जाए, हो सकता है सर कोई क्रिमिनल लॉ के अंडर भी लग जाए। मल्टीपल एक्ट्स की मल्टीपल धाराएं एट द सेम टाइम कोर्ट में लगाई जाती है। बात समझ में आ रही है? हो सकता है कोई चेक इन्वॉल्व हो गया हो तो, और चेक बाउंस हो गया हो तो सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 लगाएंगे, बाउंसिंग ऑब्लिक डिसऑनर ऑफ चेक का। कॉन्ट्रैक्ट बना था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगा दिया। कंपनी, एक पार्टी कंपनी थी, एक इंडिविजुअल था, कंपनीज एक्ट का मैटर आ गया, सर क्रिमिनल एक्ट आ गया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ गया। तो तुम्हारे को दिमाग की खिड़कियां खोल के लॉ को पढ़ना रहेगा। अच्छा इसमें तो इस एक्ट की ये धारा भी लग सकती है, ठीक है। इस तरीके से अभी तो तुम्हारा जस्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है लॉ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो सर ओनर्स ऑफ प्रूफ जो फेवर में है उसे फेवर में प्रूव करना पड़ेगा, जो अगेंस्ट है उसे अगेंस्ट में प्रूव करना पड़ेगा। डायरेक्टली ओनर्स ऑफ प्रूफ का बात नहीं किया गया। अब आते हैं अपन, सर कुछ एक्सेप्शंस हैं टू द रूल दैट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। बेसिक रूल तो ये है कि वो एग्रीमेंट वॉइड होता है जो किसी को काम धंधा करने से रोकता है, बट इसके एक्सेप्शंस हैं जो दो तरीके से हमको डिस्कस करने हैं। एक तो है एक्सेप्शन अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, दूसरा है एक्सेप्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले समझना स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शंस अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जहां पर खुद कानून में दे दिया गया है। क्या कानून में? कि सर यहां पर किसी को काम धंधा करने से रोका जा सकता है। आइए क्या चीज है? सबसे पहला कि सर पार्टनरशिप एक्ट में जो अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पार्टनर्स को अलग अलग टाइम पे काम धंधा करने से रोका जा सकता है। याद करो पार्टनरशिप एक्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। सर यदि कोई पार्टनरशिप में किसी पार्टनर को लिया जा रहा है या कोई पार्टनर बन रहा है, क्या आप उसको पार्टनरशिप के अलावा दूसरे काम धंधा करने से रोक सकते हैं? यस सर, बिल्कुल रोक सकते हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि यदि तुम पार्टनरशिप में भी काम धंधा देख रहे हो और बाहर भी काम धंधा देखोगे अपना खुद का कोई फर्म का या कंपनी का, तो तुम पार्टनरशिप से, वो कहते हैं ना, तुम न्याय नहीं कर पाओगे, क्योंकि पार्टनरशिप को तुम्हारे समय की जरूरत है। तुम वहां इन्वॉल्व हो जाओगे तो तुम इफेक्ट हो जाओगे, यहाँ पर समय ही नहीं दे पाओगे। तो क्या किसी को पार्टनर यदि पार्टनरशिप में आ रहा है कोई पर्सन, उसको दूसरा काम धंधा करने से रोका जा सकता है? सर इट इज वेरी वेल मच अ वैलिड रेस्ट्रिक्शन, लॉजिक के साथ में समझाया गया है, ठीक है। तो फिर वो पार्टनर ये बोल सकता है दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मुझे काम धंधा करने से रोक रहे हैं? क्या वो ऐसा बोल सकता है? नहीं सर, वो ऐसा नहीं बोल सकता, उसको वो रेस्ट्रिक्शन मानना पड़ेगा। सर समझ में आया पार्टनरशिप एग्रीमेंट का पहला एक्सेप्शन? आप रोक सकते हो किसी आदमी को जो पार्टनर बन रहा है ना, उसको दूसरा काम धंधा करने से रोक सकते हो, नंबर 1। नंबर 2,
पार्टनरशिप का ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, पार्टनरशिप के ही एक्सेप्शन है। सर सेकंड एग्जांपल क्या है कि है ना मान लो ये पार्टनरशिप या तो डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, या फिर एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन हो रहा है कि यार ऐसा लग रहा है कि डिसॉल्व हो सकती है, एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन, इस आशा में कि वो डिसॉल्व हो रही है। दोनों में से कुछ भी लगता है तो आप पार्टनर्स पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि ये पार्टनरशिप में जो भी काम धंधा चल रहा था, आप वैसा बिजनेस पैरेलली, मतलब इसका बाहर निकलने के बाद में एक तो इसकी पार्टनरशिप की गुडविल यूज नहीं कर सकते, दूसरा सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते। सर सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे। क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे कि सर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के तक नहीं कर सकते और पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लिमिट के अंदर अंदर नहीं करना है। ये तो होता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कि आप मान लो आप मुंबई में थे तो मुंबई में नहीं करेंगे, मुंबई के 20 किलोमीटर के दायरे में नहीं करेंगे और अगले 3 साल तक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो होते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। नॉन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, पूरी पूरी जिंदगी नहीं करोगे, और नॉन रीजनेबल ज्योग्राफिकल लिमिट के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, पूरे इंडिया में नहीं करोगे। अबे तुम्हारा खुद का धंधा तो मुंबई में था, तुमने मेरे को पूरी इंडिया में काम करने से कैसे रोक दिया? नॉन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। यदि ऐसे नॉन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए विच आर नॉन रीजनेबल एज टू टाइम पीरियड और ज्योग्राफिकल लिमिट, तो सर वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होके वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। फिर आप आराम से करो क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट को कोर्ट में एनफोर्स ही नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो सर पार्टनरशिप में क्या क्या एग्जांपल देखे, अभी हैं 3-4 हैं। पार्टनर्स एग्रीमेंट में रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सर पहला क्या कि सर जो पार्टनर है वो पार्टनरशिप के अलावा कोई और धंधा नहीं करेगा, ये बिल्कुल सही रेस्ट्रिक्शन है। एक्सेप्शन टू द रूल एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, इसका एक्सेप्शन है। सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन ऑन आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर जो है वो फर्म के जैसा सिमिलर बिजनेस फर्म कैरी नहीं करेगा, बशर्ते वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो एज टू स्पेसिफाइड लोकल लिमिट और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। रीजनेबलनेस का ध्यान रखना है। ठीक है, यदि नॉन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है तो कोई मतलब नहीं। थर्ड, रेस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनर अपॉन और इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कोई पार्टनर बाहर जा रहा था, उसका सेकंड पॉइंट हो गया, फर्म में डिसॉल्व हो रही है या फर्म का एंटिसिपेशन हो रहा है कि यार फर्म डिसॉल्व हो सकती है, तो सर जिसने फर्म की गुडविल खरीदी है वो फर्म का काम धंधा और फर्म का नाम यूज ले सकता है, फर्म के जैसा काम धंधा कर सकता है। बाकी पार्टनर्स के ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एज टू टाइम पीरियड एंड ज्योग्राफिकल लिमिट। ठीक है, नाउ रेस्ट्रिक्शन इन सेड ऑफ गुडविल भी, ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको एक साथ बता दिए कि जो गुडविल खरीद रहा है वो बाकी के पार्टनर्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि फर्म का नाम यूज नहीं लेना है आपको। खुद को फर्म का पार्टनर बताते हुए अब तो फर्म खत्म हो रही है, मैंने उसकी गुडविल खरीद ली है या मैंने खरीदी तो मैं नाम यूज ले सकता हूँ, आप इस फर्म के पार्टनर खुद को दिखा के काम धंधा नहीं लोगे। ठीक है, और सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो ये तो हो गई पार्टनरशिप की बात। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन आता है पार्टनरशिप के अलावा, सर सेल ऑफ गुडविल। यदि किसी ने आपसे आपकी गुडविल खरीदी है तो वो आपको सिमिलर काम धंधा करने से, पहला पॉइंट का हो गया सिमिलर काम धंधा करने से, वही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लिमिट में रोक सकता है। ठीक है, रीजनेबली रोक सकता है, हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। ठीक है, जरूरी बातें क्या है कि सर सिमिलर बिजनेस के लिए रोक सकता है, स्पेसिफाइड लोकल ज्योग्राफिकल लिमिट्स में, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए ही रोक सकता है जिसने आपकी गुडविल खरीदी हो। ये 4-5 बातें ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं सेल ऑफ गुडविल का। आप लोगों ने पानी का एक ब्रांड सुना है, बिस्लरी? हैव यू हर्ड ऑफ दिस? ग्रीन कलर की बॉटल आती है, बिस्लरी। ठीक है, पानी का ब्रांड है। ओके सर, आपको पता है पहले ये ब्रांड किसके पास में था? इट वॉज अ ब्रांड विद पार्ले। पार्ले जी जो बनाती है ना बिस्किट वाली कंपनी, अर्लियर ये उसके पास में था। पार्ले से किसी ने ये बिस्लरी ब्रांड खरीदा, कोई इंटरनेशनल कंपनी थी उसने खरीद लिया बिस्लरी को। ठीक है,
समझने की कोशिश करना। यार बॉटल में तो पानी डाल के कोई भी बेच सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने एक्चुअल में वो कंपनी जो भी थी, इंटरनेशनल कंपनी थी, उसने पार्ले से क्या खरीदा? गुडविल खरीदी है इस बिस्लरी की या नहीं खरीदी है? गुडविल खरीद लिया, नाम खरीद लिया है। यस सर। तो अब क्या होगा इस कंपनी के साथ में यदि पार्ले ने इसको बिस्लरी ब्रांड बेचा? कितने रुपए में बेचा? मान लो 100 करोड़ रुपीज में बेच दिया, मान लो 100 करोड़ रुपीज में बेचा, ठीक है। तो सर थोड़ा सा बात को समझना, यदि पार्ले अगले दिन आके एक नए ब्रांड के साथ में मिनरल वाटर बॉटल बिजनेस में नया ब्रांड के साथ में आके उतार दे, तो इस कंपनी को फायदा मिलेगा क्या इसकी गुडविल खरीदने का? कोई इससे खरीदने आएगा? नहीं सर, सब पार्ले के पास वापस पहुंच जाएंगे, तो गुडविल खरीदने का फायदा नहीं मिलेगा ना। नहीं सर। तो फिर तो फिर ऐसी सिचुएशन में जहां पर सेल ऑफ गुडविल हुई है, वहां पर सिमिलर बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, सिमिलर बिजनेस चलाने के लिए पार्ले पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एज टू टाइम पीरियड, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एज टू ज्योग्राफिकल लिमिट। तो सर इस कंपनी ने, ये सच्ची बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, इस कंपनी ने पार्ले के ऊपर बोला अगले 5 साल तक आप मिनरल वाटर बॉटल बिजनेस में इंडिया में नहीं आओगे। ठीक है, पूरी इंडिया में बिस्लरी ब्रांड बिकता था ना, तो रीजनेबली रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, कोई पूरी दुनिया का थोड़ी लगा रहा है, इंडिया इंडिया का रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आप अगले 5 साल में इंडिया में ज्योग्राफिकल लिमिट जो है, अगले 5 साल तक मिनरल वाटर बॉटल बिजनेस में पार्ले आप वापस नहीं आएंगे। गॉट द पॉइंट? बोलो यस और नो। यस सर। 5 साल, ये जरूरी था ना, ये कंपनी अपनी खरीदी गई गुडविल का निचोड़ निकाल सके, इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन जरूरी भी था, तो ये बिल्कुल वैलिड है। ये सही है। इट इज नॉट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ठीक है। 5 साल का समय बीत गया, निकल गया, खत्म हो गया। पार्ले अगेन केम अप विद अ न्यू मिनरल वाटर बॉटल बिजनेस ब्रांड बाय द नेम ऑफ पार्ले बेली, विच इज हैविंग अ पर्पल कलर। पर्पल कलर का उसका बॉटल पे रैपर होता है ना, ट्रांसपेरेंट बॉटल पे पर्पल कलर का रैपर था, लास्ट मैंने वही देखा था पर्पल कलर का। तो स्तर वापस आया 5 साल बाद। ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। बोलो यस और नो। ठीक है। तो क्या ये एक्सेप्शंस का ये वाला पार्ट समझ में आ गया, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस वाला? यस सर। ठीक है, इस तरफ बढ़ूं, एक्सेप्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस की तरफ बढ़ूं, या पहले इसको पढ़ लें, एक्सेप्शंस अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को पढ़ लें पहले? ठीक है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। एक्सेप्शंस टू द रूल एंड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। इसके एक्सेप्शंस में सबसे पहला स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, उसमें पार्टनर्स एग्रीमेंट और सेल ऑफ गुड। सिमिलर एग्जांपल एक और कोट करता हूं आपको, अगेन पार्ले इन दी सीन। पार्ले ने, तुम लोग ये कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड सुने आपने? थम्स अप, ठीक है, और लिम्का, और एक फैंटा करके और आता था, मिरिंडा। फैंटा और मिरिंडा जैसे एक आता था गोल्ड स्पॉट, ऑरेंजी वाला गोल्ड स्पॉट। ठीक है, ये पार्ले से ये 2 ब्रांड्स किसने खरीद लिए? ये 2 ब्रांड्स कोका कोला कंपनी ने खरीद लिए थे। ठीक है। अब जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए होंगे इसका मुझे इतना ध्यान नहीं, बिस्लरी वाला एग्जांपल मेरे को पूरा ध्यान था। ठीक है, चलिए तो अपन वापस सेम लिंक पे रिजॉइन करते हैं और इनको पढ़ना और समझना स्टार्ट करते हैं, स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस को। ज्वाइन करो भाई सेम लिंक पे।